यस सर। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों दुष्यंत कुमार जी की गजल साए में धूप से ली गई एक गजल है। गजल के बारे में आपको मैं बता दूं कि गजल जो है पांच या पांच से अधिक शेरों से मिलकर के बनती है। एक शेर जैसे दोहा होता है ना, दो ही लाइन में अपनी बात को पूरी तरह कह देता है या उसमें सारा भावार्थ दो ही लाइन में छुपा होता है। इसी तरह शेर होते हैं जो अपने आप में मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, संपूर्ण होते हैं। लेकिन जब पांच या पांच से अधिक शेर मिला दिए जाते हैं तो वो एक गजल बन जाती है। हालांकि गजल का कोई शीर्षक नहीं होता, पर दुष्यंत कुमार जी ने उसका शीर्षक दिया था साए में धूप। और यह किताब इनकी बहुत ही मशहूर किताब है। बहुत पतली सी तो है लेकिन बहुत ज्यादा फेमस किताब है, और एक किताब ने इनको बहुत फेमस कर दिया। और इन्होंने इमरजेंसी के समय सरकार द्वारा लगाए गए बहुत सारे प्रतिबंधों और उस समय की व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, उस पर इन्होंने काफी कटाक्ष किया है। बहुत सारी इनकी एक नाइन्थ में भी आप लोगों ने गजल पढ़ी होगी इनकी। तो यहाँ दीवारों पे लिखे नारे न देख आकाश के तारे, ये वाली गजल आप लोगों ने पढ़ी होगी नाइन्थ में। तो यहाँ जो गजल दी गई है वो प्रशासन पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करती है। ये पूरी की पूरी किताब में ही ऐसा है। लेकिन फिर भी उस दौर में कभी भी किसी राइटर को, लेखक को जेल में नहीं डाला जाता था, सरकार का विरोध करने के बावजूद भी। आज काफी समय बदल गया, हालात बदल गए हैं। खैर, तो यहाँ थोड़ा सा इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। जन्म 27 सितंबर 1931, राजपुर, नवादा गांव, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 30 दिसंबर 1975, भोपाल। पुस्तकें एक कंठ विष पाई काव्य नाटक है, और मसीहा मर गया नाटक है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल, ये उपन्यास है। आंगन में एक वृक्ष उपन्यास, दुहरी जिंदगी उपन्यास, मन के कोण लघु कथाएं, साए में धूप गजल आदि। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्रस्तुत गजल साए में धूप गजल संग्रह से ली गई है। यानी इन्होंने आमतौर पर जो है कि गजल उर्दू में लिखी जाती रही है, परंतु इन्होंने गजल को हिंदी में प्रतिष्ठित किया। ये हिंदी में गजल लिखते रहे, उसमें शब्दों का भी प्रयोग ज्यादातर हिंदी का रहा, इसलिए इन्हें हिंदी गजलकार भी कहा जाता है। तो ये खास बात है इनकी। देखिए यहाँ इनकी गजल का कुछ शेर दिया गया है, ध्यान से सुनिए। ये उस समय के हिसाब से लिखी गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये जो है दुष्यंत कुमार की गजल का एक हिस्सा था, जो प्रशासन पर कटाक्ष करता है और सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरता है। ये खास बात है इनकी। तो यहाँ जो पहला शेर है आपकी पुस्तक में, इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा जो मैंने लिखा था। तो ध्यान सुनना है कि शेर जो है ना, दो ही पंक्ति में बहुत कुछ कह देता है, और बड़ी मासूमियत से सब कुछ कह देता है। तो देखिए सर शेर आपने खुद है, लिखा था वो शेर? वो नहीं मेरा था, मैं अभी जो सुनाने जा रहा हूँ वो मेरा शेर है। वो तो इन्हीं का है। ये वाला जो अभी आपको पढ़ा है ये तो दुष्यंत कुमार जी का है, नीचे लिखा भी है देखो। ये तो सर दुष्यंत आप जो कुमार। सर आपने खुद रचना की है उस शेर की जो आप सुनाने जा रहे हैं? हाँ, वो मेरी रचना है। वो इसलिए क्योंकि ये विषय ऐसा है, इसलिए मैं सुना दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए शेर बहुत ध्यान से सुना, बहुत बारीकी से लिखी गई चीज कि उनसे नजर लड़ी न थी,
उनसे नजर लड़ी न थी, तो चिलमन खा के नसी थे। जब से नजरें चार हुई, हम अरसे नसी हो गए, हम अरसे नसी हो गए। यानी इस दो पंक्तियों में ही सारी बात कह दी जाती है। तो यहां देखिए, इनका पहला जो शेर है इस गजल का, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। सरकारें कहती हैं चिरागा, चिरागा यानी रोशनी यानी बिजली, ये हम लोगों के पैदा होने से पहले से ये चला आ रहा है कि हर घर में रोशनी होगी, गांव गांव बिजली होगी, 24 घंटे बिजली आएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन आज भी भारत के बहुत सारे शहर गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं आती। शहरों में तो फिर भी आती, गांव में नहीं आती। आप जो पुराने हैं यहाँ हरसिंहपुरा के बारे में जानते हैं, जो नए बच्चों को छोड़ करके, वो जानते होंगे कि हमारे इसी हरसिंहपुरा में दिन में मुश्किल से 3 से 4 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे बिजली आती थी। और बहुत सारे प्रयास किए हम लोगों ने, समाचार पत्रों से मुख्यमंत्री तक ना जाने क्या क्या किया, लेकिन अभी पिछले साल से बिजली जो है यहाँ आना शुरू हुई है, जो अब लगातार आती है। तो सोचिए, जबकि ये हरियाणा के समृद्ध गांव में से है, पानीपत बहुत नजदीक है, इंडस्ट्रियल एरिया इधर करनाल है, सीएम सिटी है, तो ये हालत रही है कि बिजली नहीं पहुंचती थी। और आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। बस पहुंची भी है तो तार है, खंभे हैं, पर उसमें करंट नहीं है, उसमें बिजली नहीं है जो रोशनी नहीं पहुंचा सकती। तो ये कवि ने कहा कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिराग जो है रोशनी, उर्दू में चिरागा, चिराग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुवचन कर दिया है कवि ने, चिरागा यानी रोशनियों के लिए। यानी हर घर के लिए रोशनी तय की गई थी कि हर घर में बिजली होगी। लेकिन कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, पर पूरे के पूरे शहर में ही चिराग नहीं है, रोशनी मौजूद नहीं है, मयसर उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसका वो बताया गया, भावार्थ की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन साधारण के मन में उत्पन्न मोह भंग, क्योंकि रोशनी पहुंची नहीं। प्रत्येक घर में दीपक, खुशहाली, बुनियादी चीजें प्रदान करने का वादा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब घर तो दूर की बात है, पूरे शहर के लिए भी एक दीपक उपलब्ध नहीं है, यानी बिजली उपलब्ध नहीं है। सामाजिक व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति को बयां करता है यह शेर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? कि जहां वादा किया जा रहा है कि पूरे शहर में घर घर में बिजली होगी, घर घर में बिजली हो, लेकिन यहाँ घर घर की छोड़िए, पूरे के पूरे शहर में ही बिजली नहीं है। जो सामाजिक व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति है, और सरकार के प्रति लोगों का मोह भंग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अभी तक ये हालत बने हुए थे। यहाँ देखिए, जब चुनाव आते हैं तब नेता की स्थिति क्या आती है कि तुझ में रब दिखता है, सजदे सिर झुकता है वोट के लिए। और फिर उसके बाद ये देखिए, टुडे, टुडे में क्या हालत है कि जनता इस तरीके से उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी है, और वो यहाँ माइक पर है। और टुमारो, जनता ये है और नेताजी ये है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, कार्टून भी ऐसे बनते रहे समय दर समय। अगला शेर है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। यानी दरख्त अर्थात पेड़, साए यानी छाया, यानी पेड़ की छाया में भी धूप लग रही है। अर्थात जिनको आपका संरक्षण करना चाहिए था, वही आप पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अव्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए कभी कहता है चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए, यानी पलायन। यही वजह कि आज भी देखिए, ग्रामीण परिवेश से या थोड़े पिछले इलाके से लोग पलायन करके बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, ताकि उनका जीवन थोड़ा सुधर सके। लेकिन अभी पीछे आपने देखा पैंडेमिक में, कोविड 19 में, कि लोग पैदल अपने अपने गांव 1-1 हजार 500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कोई साइकिल से, कोई पैदल गया,
कुछ रास्ते में ही मर गए, कुछ गांव पहुंच के गांव की सीमा में ही मर गए। तो आज भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब ये लिखा गया उससे बहुत अच्छी है आज की स्थिति। तो दरअसल यहाँ सामाजिक कल्याण को लक्ष्य करके निर्मित संस्थान जैसे न्यायालय, अस्पताल आदि का जिक्र किया गया है। सामाजिक कल्याण के संस्थान जन कल्याण की जगह अव्यवस्था, अन्याय और शोषण का प्रतीक बन गए हैं। आम जनता अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। तो आज भी काफी हद तक ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। पिछड़े इलाकों में ही चले जाइए, या ऐसा जरूर नहीं, शहरी इलाकों में भी झुग्गी झोपड़ियां, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गरीब लोग रह रहे हैं और उनका जीवन स्तर बहुत ही दयनीय है। इसलिए वो पलायन कर जाते हैं, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, यानी पलायन की स्थिति बन जाती है। ये देखिए, आप यहाँ पर कार्टून्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जो एक यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये अगर कर्जर आप देख पा रहे हैं तो ये चित्र में देखिए एक लाश को लेकर के यह व्यक्ति जा रहा है। और ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये भी कुछ समय पहले की ही है, ये कोविड से पहले की है, बस इतना ही फर्क है कि पैदल जा रहा, ना एम्बुलेंस मिली ना कोई साधन मिला, और ये लाश को लेकर के अपने कंधे पर टांग करके, और ये पैदल ही अपने गांव हॉस्पिटल से जा रहा है, जो 10 से 15 किलोमीटर शायद या 20 किलोमीटर था। काफी समय हो गया, 1 डेढ़ साल पहले जो ये सूचना मिली थी। और यह किसान जो आज भी फांसी लगा करके बुंदेलखंड इलाकों में या ऐसे पिछड़े इलाकों में, या 2 साल पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटक के, आंध्रा के किसान आए थे, नरमुंड पहन करके जंतर मंतर पर उन्होंने आंदोलन किया था। तो स्थिति आज भी बहुत बदतर नहीं है। और इस समय भी देखिए किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, कृषि कानून के 3 कानून जो नए बने उनके खिलाफ। या इस तरीके से आप देखिए कि नेता की जेब में पुलिस और गुंडे सब रहते हैं, और आम जनता जो है इस तरीके से परेशान रहती है। लड़कियों की, औरतों की सुरक्षा आज भी सुनिश्चित नहीं है। आज भी, अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अलीगढ़ के गांव में घटी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं नॉर्मल हैं जो घट रही हैं, और धीरे धीरे हम लोगों को आदत सी हो गई है। पर आज भी सत्ता संरक्षण संस्थाएं नहीं जागी हैं। अगला शेर है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि न हो कमीज, तो पहले तो इसको सामान्य भाषा में समझिए कि कमीज नहीं है तो पांव से पेट ढक, दोनों पैरों को इकट्ठा करके। पहले जैसे देखिए हमें ठंड लगती है ना, तो हम खड़े रहते हैं तो थोड़ा कांपने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं, खड़े जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे बैठने लग जाते हैं, और बैठ करके अपने दोनों घुटनों को मोड़ करके और अपने पेट से चिपका लेते हैं, और उसमें सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं। यानी हम किसी भी परिस्थिति में जीने के लिए अपने आप को उसमें ढालने की बात करते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते। तो कवि कहता है ये लोग कितने मुनासिब है, उचित कितने हैं इस सफर के लिए, ऐसी जिंदगी के लिए ये लोग मुनासिब है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए, अपने शोषण के लिए, अपने अत्याचार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक आप पर सदैव ऐसी ही मुसीबतें आती रहेंगी, और आपका शोषण होता रहेगा, आप पर अत्याचार होते रहेंगे। अब देखिए किसानों ने चारों तरफ से दिल्ली बंद कर दी, सरकार बात करने को तैयार हो गई। नहीं तो अगर सामान्य बात होती, मान लीजिए किसी एक जगह बैठे होते, तो सरकार पूछने भी नहीं जाती। हालत ये हो गई है। तो क्या सरकारें यही सोच करके काम करेंगी कि अगर कोई इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेगा, तब हम उसकी बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे? क्या जरूरी है कि लोग आंदोलन पर उतरें? आवश्यकता तो यह है कि सरकार उनके अधिकारों का संरक्षण करे, उनकी परिस्थितियों के अनुकूल उनको उचित संसाधन मुहैया कराए, उनको उचित उनका देखभाल हो, न्यायपालिका से न्याय मिले, पुलिस प्रशासन से न्याय मिले, ये सारी चीजें हों, तो जरूरत क्या है किसी को आंदोलन करने की?
तो न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। तो यहाँ अन्याय, अभाव और शोषण को चुपचाप सहन करने की मानसिकता पर तीखा व्यंग किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अत्याचार सहने वाले से ज्यादा, अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है। जाहिर सी बात है, आप जब तक अत्याचार सहते रहेंगे तब तक आप पर अत्याचार होता रहेगा। और ये आम आदमी की विचारधारा में यह होना चाहिए कि जो चीज, कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जो चीज हमें खुद के लिए पसंद नहीं है वो हमें दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप मार खाना पसंद नहीं करते, आप अपने ऊपर अत्याचार पसंद नहीं करते, तो आप दूसरों पर मत करिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और सरकार को इन पर नजर रखनी चाहिए सदैव। पर सरकारें आमतौर पर अपने में मस्त होती हैं। जैसे उन्हें बहुमत मिला नहीं, उनकी सरकार बनी नहीं, कि वो अपने आप को जनता से ऊपर समझने लग जाते हैं। और आज काफी हद तक ये तो शेर आज भी प्रभावी है। अगला शेर देखिए, इसमें थोड़ा सा ये चित्र देख लीजिए। लोटा ले जाती हुई महिला, जिस पर आपने फिल्म देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। 20-20 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, और जबकि आईपीएल में 2020 के आईपीएल में 2020 कराने के लिए ना जाने कितने हजार लीटर पानी गंवाना भी पड़ता है। तो एक तरफ तो एक आम जनता है जिसके लिए पानी 20 किलोमीटर से लाना पड़ता है, और एक 20-20 ओवरों का मैच खेलने के लिए लाखों लीटर पानी यूं ही बहा दिया जाता है। ये आज भी शौचालय नहीं है। शौचालय बनवाए हैं सरकार ने, मगर उनकी दशा ऐसी नहीं है कि उनमें आप बैठ करके शौच का इस्तेमाल कर सके। ये हालत है। आप कभी करीब से देखें जो सरकारों ने शौचालय बनवाए हैं, तो अगर आप एक झापड़ किसी को जैसे मारते हैं ना, वैसे दरवाजे पर मार देंगे तो वो टूट जाएगा। इतनी बुरी हालत है। खैर, आगे। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। भाई, अब समस्या यह आती है कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो हम ईश्वर पर ध्यान लगा देते हैं। अब ईश्वर मिले ना मिले, पर हम उस पर ध्यान लगाए रहते हैं कि वो नहीं है तो क्या हुआ। सपने देखने में क्या बुराई जाती है, सपने तो हम देख ही सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बेशक ईश्वर न मिल पाए तो न मिले, पर सुंदर सपने तो देख ही सकते हैं। कवि हसीन ख्वाब देखने का पक्षपाती है। कवि का मानना है कि आप जो है, भले ही ईश्वर आपको नहीं मिल रहा है, मगर आप स्वप्न देख सकते हैं, सुंदर सपने देख सकते हैं। और ऐसे ही ईश्वर का सपना भी सुंदर सपना ही है। हम सोचते हैं कि वो आएगा और हमारी सहायता करेगा। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी कथाएं भी दी गई है कि हाथी को मगरमच्छ पकड़ लेता है, फिर विष्णु जी आते हैं और चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं, अ, मगरमच्छ की, और हाथी को बचा लेते हैं। दुनिया भर की ऐसी कहानियां हैं। लेकिन सच मानिए, ऐसा कोई भगवान नहीं आता है। ये कहानियां वही सुंदर सपने वाली बात है। हमें जो भी करना होता है, हमें खुद से करना होता है। वह ईश्वर हमारे साथ जरूर है, मगर वो हर बार हमारे आगे आकर के हमारी सहायता नहीं करेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं है, लेकिन अब आप चाहें कि हर जगह ईश्वर आपको बचाए और आपको हाथ पैर मारने की जरूरत न पड़े, तो ये गलत बात है। ईश्वर पर भरोसा रखना और अपनी मेहनत, ये दोनों चीजें मायने रखती है। तो सबसे बड़ी मायने चीज है आपकी अपनी मेहनत, आपका परिश्रम। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। यानी मुतमईन, वो बिल्कुल यूं कहें कि वो, उनको पूरा का पूरा विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। लेकिन कवि चाहता है कि लोग जो हैं अपनी वाणी में प्रभाव लाएं और अपनी आवाज में असर डालें, ताकि, बेकरार यानी बेचैन, ताकि जो सत्ता है उसमें परिवर्तन हो। अर्थात उस सत्ता की सोच में परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन का तात्पर्य केवल सरकार के बदल जाने से ही नहीं होता कि ये पार्टी की सरकार आई दूसरे पर, ना 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 ना, ये सब एक जैसे हैं। सही बात तो यह है
कि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी, भारतीय पार्टी, सब इतने मोटे चमड़े के नेता हो गए हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसमें असर डालने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तभी जाकर के हम व्यवस्था में परिवर्तन कर पाएंगे। व्यवस्था का परिवर्तन का मतलब ही है कि उनकी कार्यशैली, मान लीजिए आप किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में अपने काम के लिए जा रहे हैं, आप गिड़गिड़ाते रहिए, बार बार आप जाइए, ठीक है, सरकारी नियमों के अनुसार एक दो बार तीन बार आप जाइए, उसके बाद सामने वाले से टाइट होकर के बात कीजिए, ऊपर के बैठे ऑफिसर से शिकायत करने की बात कीजिए, पत्रकार मीडिया से संपर्क कीजिए। ऐसे बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था, पहले तो ये व्यवस्था थी भी नहीं। देखिए वो भाग करके आपका काम करेगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे जीवन में हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ऐसी कई चीजें हुई जहां हमें ये काम करना पड़ा और हमारा काम फटाक से हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको, जहां आपका काम हो जा रहा है आराम से, वहां आप शांति से काम लीजिए, और जहां नहीं होता है वहां थोड़ा सा आपको टाइट रुख अख्तियार करना पड़ेगा। ऑफिसर को यह समझ में आना चाहिए कि आप का काम उसको करना पड़ेगा, वो इसीलिए बैठा है और इसीलिए उसको तनख्वाह मिल रही है, तो आपका काम करेगा, नहीं तो आपको दौड़ाता रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ देखिए, सालों से चली आ रही व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यह सोचकर शोषित जनता बिना संघर्ष के निश्चिंत होकर बैठ जाती है। भाई कुछ नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों के मुंह से, अरे कुछ नहीं होगा, सरकारें आती जाती, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा, यही सब होता रहेगा। तो जब तक आप इसमें, एक इन्हीं का शेर है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भाई आप संघर्ष किए बिना ही मान बैठते हो कि यह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, संघर्ष करोगे, तो आप अपनी आवाज को शोषण के विरुद्ध जरूर आ, उठा पाओगे और उनको संदेश दे पाओगे। देखिए यहाँ पर ये उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी का। अब इसके अलावा भी दुनिया भर के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हमारे देश के शहीदों के, दुनिया भर के उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके ब्रिटिश सत्ता से लड़ करके सत्ता को परिवर्तन किया और भारतीय सत्ता आज है। लेकिन आज हमें अपनों से ही लड़ना है, अब हमें किसी बाहरी ताकत से नहीं लड़ना है। ये तो नेता है, ये तो खाली हमें बहकाते रहते हैं दूसरे दूसरे देशों के नाम पर। कई बार आपको बता दूं कि ये दूसरे देशों से युद्ध या इस तरीके से हमले, ये पूर्व प्रायोजित होते हैं दोनों सरकारों के। दोनों सरकारें अपने अपने सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाती हैं। अगला शेर है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर यानी छंद, निजाम यानी शासन, एहतियात यानी जो सावधानी है। तो कहता है कि तेरा शासन है भाई, तू चाहे तो शायर की जुबान को सिल सकता है, यानी जो बोल रहे हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा सकता है, और जैसा कि चल भी रहा है। ये एहतियात, ये भी शेर आज भी प्रभावी है उतना ही। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जैसे ही कोई आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। शासन व्यवस्था हमेशा अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश करती है, उनके लिए सावधानी जरूरी भी है, क्योंकि ये तो शेर तो लोगों को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब आप अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो पहले आपको दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते जाएं और आपकी आवाज बुलंद होती जाए, तो सत्ता को आपकी बात सुननी पड़ती है, तभी जाकर के आपका संघर्ष कामयाब होता है। नहीं तो कई बार आपकी आवाज दबाने के लिए जेल में डाल देते हैं, आप पर हमले करवा देते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं, फिल्मों में भी आप देखते हैं, काफी कुछ ऐसा रियलिटी में होता है। ये देख लीजिए, तीन तलाक पर बोलने की हमें भी चाहे, व्यक्ति आजादी, फ्री प्रेस, फ्री प्रेस, सलमान रुश्दी का ये द सेनेटिक वर्सेज, इस पर बहुत सारे आज भी ये भारत नहीं आ सकते, इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है।
तीन तलाक जाकर के अब कानून बना है, लेकिन अभी भी समाचार पत्रों में आ जाता है कि 3 बार तलाक तलाक बोल करके और अपनी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे प्रेस का हाल आज इतना बुरा है। ऐसी प्रेस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी कि न्यूज चैनल्स सही बातों को छालते नहीं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते, बस बोले जा रहे हैं बिना मतलब के। किसी हीरोइन के यहाँ घर में बच्चा पैदा हो गया, या किसी हीरोइन ने गांजा ले लिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, इस तरीके के फालतू की चीजें नॉर्मली दिखाई देती हैं। सर ये चीज लव जिहाद पे भी आजकल बन रहा है। बिना मतलब का, मतलब कोई मतलब नहीं है। पीछे एनआईए ने जांच की थी, आप लोग शायद रिपोर्ट नहीं पढ़ते होंगे। अभी 2 दिन पहले ही वो रिपोर्ट, जब ये लव जिहाद की यूपी में बात आई थी और एमपी में, तो रिपोर्ट आई थी दैनिक भास्कर में, एनआईए की छानबीन, जब ये हादिया वाला कांड हुआ था, केरला वाला। तो जांच में एनआईए, जो हमारे यहाँ की आजकल सबसे बड़ी संस्थाओं में से है जो ऐसी जांच करती है, उसने कहा कि ऐसा एक भी केस नहीं मिला। अब सोचिए, लेकिन फिर भी वजह वही है कि लोगों को बांटने की राजनीति हो रही है, और कुछ लोगों को फंसाने की राजनीति हो रही है। आप अगर पढ़ें, नेट पर ढूंढें, तो ये जितने नेता हैं, आपको हंसी आएगी और दुख भी होगा कि इनमें से अधिकतर के घरों की लड़कियां, बहनें, भतीजियां, ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बात चल रही है ना आपको, ये मिल जाएंगी शादी किए हुए। इन बड़े बड़े नेताओं में, छोटे मोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूं जो सत्ता में बैठे हैं, इनमें से अधिकतम की घरों की लड़कियों की शादियां मुस्लिम लोगों से हुई पड़ी है, जो पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, नेता हैं, उनके यहाँ शादियां हुई पड़ी हैं। और इतना ही नहीं, मुस्लिमों की लड़कियों की भी शादी हिंदुओं से हुई पड़ी है। फिल्म इंडस्ट्रीज में तो भरा पड़ा है ये सब। तो ये कहना और इस तरीके की चीजों को सोचना मुझे नहीं लगता कि किसी काम का है। एक आध केस हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे के तो ऐसा केस तो हिंदुओं में भी होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? किसी को लेकर के भगा ले जाना, जबरदस्ती से विवाह कर लेना या उसको मार देना, ये तो नॉर्मल बात है भाई। नॉर्मल कहने का मतलब अत्याचार तो है, लेकिन ऐसा जब उसमें भी देखा जा रहा है, तो वहां पर भी आरोप होना यह चाहिए कि किसी भी लड़की को कोई भी व्यक्ति, धर्म से मतलब ही नहीं है, जाति से मतलब नहीं है, किसी भी लड़की को बहला फुसला करके, जबरदस्ती करके या परिवार वालों पर दबाव डाल के विवाह नहीं किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ कानून होना चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। पर आज भी आप देख लीजिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध है। राजस्थान चले जाइए, हरियाणा में आपको दिखा दूंगा, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़, भारत का एक भी स्टेट नहीं है, केरला और साउथ में थोड़ा छोड़ दें आप, तो आपको एक भी स्टेट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर बाल विवाह नहीं हो रहा है। दिल्ली राजधानी है। मैंने अपनी आंखों से अपने ही स्टूडेंट के विवाह के लिए हम लोगों ने बहुत बातचीत की, प्रिंसिपल से लेकर के टीचर तक ने, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने और बाल विवाह हो गया। तो और वो लड़की बेचारी का स्कूल छूट गया। मांग में सिंदूर भर के कैसे आती वो? और सिंदूर नहीं भरती तो उस पर लांछन लगता कि शादीशुदा होने के बाद सिंदूर नहीं भर रही है। आप सोचिए, ये 21वीं पीढ़ी की बात करो। मैं अभी इस स्कूल से पहले मैं दिल्ली में था, वहां की बात बता रहा हूँ आपको। मैं तो स्टेट में पिछड़े इलाके की छोड़ ही दीजिए। और अभी कुछ दिन पहले ही, 3 4 दिन पहले ही समाचार पढ़ा मैंने, 1 हफ्ते हो गए होंगे, राजस्थान से, कि आज भी किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको 6 महीने घर के किसी कोने में, वीराने में रहना पड़ता है, और सूरज उदय होने से पहले ही उसको अपनी सारी दैनिक क्रियाएं कर लेनी होती हैं। और फिर एक ही रंग के कपड़े में वो पूर्ण रूप से ढकी होती है। वो अपने बच्चे तक से नहीं मिल सकती 6 महीने तक। क्या हाल है, क्या सर ये तो गलत बात है। गलत बात है, लेकिन कौन विरोध करेगा? जो वहां रह रहा है, जो लोग इन चीजों को कर रहे हैं, उन सबको। और आदमी जिसकी पत्नी मर जाए, वो दूसरे दिन से आए तो शादी कर ले। ये आज की बात बता रहा हूं मैं, ये कोई 100 साल 50 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं। ये अभी 1 हफ्ता पहले मैंने दैनिक भास्कर में पढ़ा है। सोचिए, कितनी बुरी हालत है आज के समय में भी। आज भी झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि और बिहार के पिछड़े इलाकों में महिलाओं को, जिनके पति मर गए होते हैं या जिनके पास जमीन होती है और विधवा होती हैं, उनको डायन इत्यादि कह करके मार दिया जाता है, ताकि उनकी जमीन हथियाई जा सके। उनके खुद के देवर इसमें शामिल होते हैं, उनके खुद के जेठ शामिल होते हैं इन चीजों में, सरपंच, गांव के लोग शामिल होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसे परिवर्तन की जरूरत है। तो आज भी ये चीजें हैं।
देखिए अगला शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गहर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर यहाँ आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। गुलमोहर पेड़ आप नहीं जानते होंगे, हमारे यहाँ अभी तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें इसे फ्लेम ऑफ फायर भी कहते हैं। फ्लेम ऑफ फायर, इसको फूल को। तो इस तरीके का बिल्कुल लाल चटक रंग का फूल होता है, इसकी बहुत बारीक बारीक पत्तियां और बड़े बड़े पेड़ होते हैं। आप कभी बीएसएफ वगैरह के बड़े बड़े उसमें जाएं, जो बीएसएफ के कैंप हैं, तो इनके बाउंड्री वॉल पर लगे हुए पुराने जो, नए नहीं, या आर्मी के पुराने कैंप हैं, तो पहले जो है अमीर लोग अपने घरों की बाउंड्री के चारों तरफ एक गुलमोहर का पेड़ लगा देते थे। बड़ा घना होता था, रसीले फूल इसमें लगते थे, नीले, पीले और लाल रंग के बहुत सारे फूल खिलते हैं इसमें, बहुत सुंदर होते हैं और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छाया भी खूब होती है। तो उसे आत्मसम्मान का प्रतीक बना माना जाता था उस समय। आजकल तो लोग लगाते नहीं, पेड़ ही नहीं लगाते, ये चीजों को तो छोड़ दीजिए। तो गुलमोहर आत्मसम्मान, स्वाभिमान, स्वातंत्र सही का प्रतीक है। सही अर्थों में जीना तो आत्मसम्मान के लिए, यानी कवि ये कहना चाहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, यानी हम आत्मसम्मान के लिए जिए, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहीं भी मरे हम, चाहे गैर की गलियों में ही मरे तो क्या हुआ, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान के लिए मरे, अपनी स्वतंत्रता के लिए मरे, अपने स्वाभिमान के लिए मरे। तो यहाँ पर सही अर्थों में जीना तो आत्मसम्मान, स्वाभिमान और स्वातंत्र से जीना होता है। अपने सहजीवियों के आत्मसम्मान और स्वातंत्र की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति देने वाला मरकर भी अमर हो जाता है। यानी अगर आप मरते भी हैं तो आप अपने लोगों के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए मरे, खुद के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए मरे, तभी जाकर के आपका जीना सार्थक होगा। आप देख लीजिए हमारे देश के नागरिक, और जैसे शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, खुदीराम बोस है, दुनिया भर के नाम है हमारे नौजवान, बहुत सारे तो ऐसे नाम है जो हमें मिलेंगे भी नहीं। हम तो उन्हीं नामों को जानते हैं जो हमने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि यही लोग रहे हैं। एक एक व्यक्ति जिसने छोटा सा भी अपना योगदान दिया, चाहे वो कवि रहा हो, समाचार पत्र का संपादक रहा हो, कुछ भी, उनका भी उतना ही योगदान होता है। बस ये है कि हम ज्यादा बहादुरी करने वाले का या ज्यादा प्रचारित हो जाने वाले को हम जान लेते हैं, क्योंकि इतिहास में सबका वर्णन करना आसान नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए, मूल्यांकन प्रश्न है, कविता में किन लोगों पर व्यंग किया गया है। चिरागा किसका प्रतीक है। दरख्तों के साए में धूप लगने का व्यंग स्पष्ट कीजिए। जीवन का सफर कैसे लोगों के लिए आसान होता है। सरकार शायर की अभिव्यक्ति पर पाबंदी क्यों लगाती है। इन प्रश्नों का जवाब आपको लिखना होगा। इसी के आधार पर गृह कार्य है, गजल का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। परियोजना कार्य, किसी दो अन्य गजलकारों की गजलों का संग्रह कीजिए, यानी कोई दो गजलकारों की एक एक गजल आपको लिखनी है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, इस प्रकार से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को। यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बने रहिए। ठीक है, अभी जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं मैं, समय है तो तब तक अच्छा बने सर। रहिए। हाँ।